हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। हम लोग एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 पढ़ रहे थे और हम लोग ने पैरा 10 तक कवर कर लिया था। ये ईपीएस स्कीम का फाइनल टच है और हाफ आवर में मैं कोशिश करूंगा कि ईपीएस स्कीम के जितने भी इंपॉर्टेंट पैरा है उस सभी पैरा को हम कवर करूं इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको पेंशन के सभी टाइप को भी कवर करूंगा, पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी पर्सन को कितना पेंशन जाता है, उस सब के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। हम लोग ने पिछला जो पैरा 10 था उसमें क्या पढ़ा था कि पेंशनेबल सर्विस किसी का कितना साल का होता है, मतलब कितना किसी का पेंशनेबल सर्विस किसको बोलते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि किसी का पेंशनेबल सर्विस जो होता है ना, वो सर्विस होता है जिसमें उसका कंट्रीब्यूशन आया है कि नहीं आया। उसमें मैंने एक चीज़ और बताया था आपको, कोई पर्सन 58 साल में सुपर एन्युएशन ले रहा है, सुपर एन्युएशन हो गया 58 साल के बाद जो है ईपीएस स्कीम से हट गया, ईपीएस स्कीम 58 तक होता है। तो मैंने बताया था अगर उसका सर्विस 20 साल है ना, तो हम लोग 2 साल का उसे क्या देते हैं, बूस्ट देते हैं, 2 साल उसे ग्रेड के रूप में देते हैं हम लोग कि नहीं आया उसमें। उसके सर्विस को हम लोग जो है पेंशनेबल सर्विस को 20 साल नहीं मान करके 22 साल मान लेते हैं कि नहीं आया उसमें। किसी पर्सन का अगर 58 साल हो गया, ठीक है, अगर वो 20 साल का सर्विस किया है ना, तो उसके सर्विस को हम लोग 22 साल मानते हैं। क्योंकि सर इसका फायदा होता है क्या? तो यस, अभी हम लोग पेंशन कैलकुलेशन सीखेंगे ना, तो पेंशन कैलकुलेशन में मैं बताऊंगा कि पेंशनेबल सैलरी और पेंशनेबल सर्विस का ही योगदान होता है। इसीलिए जो है ना, किसी का पेंशनेबल सर्विस जब बढ़ जाता है ना, तो उसका पेंशन भी बढ़ जाएगा कि नहीं आया समझ में। तो जो किसी पर्सन का 20 साल का सर्विस होता है तो उसको हम लोग 22 साल लेते हैं पेंशनेबल सर्विस के रूप में कि नहीं आया समझ में। लेकिन क्या है इसके कंडीशन कि ये 58 साल का अटेनिंग द 58 ईयर एज क्या होना चाहिए, वो 20 ईयर कंप्लीटेड सर्विस होना चाहिए उसके पास, तब जाकर के उसे हम लोग 22 साल मानेंगे। और पेंशनेबल सर्विस मतलब समझ गए कि वो सर्विस जिसमें कंट्रीब्यूशन आया है। अब हम लोग चलते हैं कि पेंशनेबल सैलरी किसी का कैसे निकालते हैं, मतलब किसी पर्सन का पेंशनेबल सैलरी क्या होगा। क्योंकि सर पेंशनेबल सैलरी लेके आप क्या करेंगे, तो देखिए पेंशन का कैलकुलेशन करने के लिए ना, पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला होता है कि पेंशन किसी पर्सन को कितना जाएगा, उसका फार्मूला होता है मंथली पेंशन इक्वल टू होता है कि पेंशनेबल सर्विस गुड मल्टीप्लाई पेंशनेबल सैलरी बाई 70, या फिर इसी का उल्टा मतलब कि पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई पेंशनेबल सर्विस बाई 70। तो इसीलिए हम लोग पेंशनेबल सर्विस और सैलरी पढ़ रहे हैं, मतलब सैलरी पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको पेंशनेबल सैलरी निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैंने अपने लिखा है ये, तो पेंशनेबल सैलरी किसी का कैसे निकलता है। तो पैरा 10 में हम लोग पेंशनेबल सर्विस समझ गए। अब लोग हम लोग पैरा 11 इंपॉर्टेंट है, पैरा 11 में जो है डिटर्मिनेशन ऑफ पेंशनेबल सैलरी की बात करता है, किसी पर्सन का पेंशनेबल सैलरी कैसे निकालेंगे। अगर आप सिंपल से भाषा में बोलेंगे कि पेंशनेबल सैलरी किसको बोलते हैं, तो एवरेज मंथली पे ड्रॉन बाय ए मेंबर इन लास्ट 60 मंथ। किसी पर्सन ने पिछले लास्ट 60 महीने में, मतलब 5 साल में जितना भी वेजेस लिया है ना, उसका अगर एवरेज निकाल लेंगे ना, तो वो उसका जो हो जाएगा पेंशनेबल सैलरी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं आया समझ में। ये एक मैंने बताया आपको कि अगर सिंपल से लैंग्वेज में बोला जाए, लेकिन ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है जब एनसीपी डेज आ जाते हैं कि नहीं आया समझ में। तो पैरा 11 बोलता है कि किसी पर्सन का पेंशनेबल सैलरी कितना होगा। तो मैंने बोला कि अगर सिंपल भाषा में आप कहें तो एवरेज मंथली पे ड्रॉन बाय ए मेंबर इन लास्ट 60 मंथ, कि पिछले 60 मंथ में कितना उसने एवरेज जो वेजेज लिया है, एवरेज होना चाहिए 60 मंथ का एवरेज। ठीक है, मानिए किसी पर्सन ने 10-10 हज़ार करके, मानिए कि पिछला 60 महीना में उसका कंट्रीब्यूशन 10-10 हज़ार करके उसका वेजेज रहा है, तो 10 हज़ार उसका एवरेज भी निकलेगा कि नहीं आया समझ। तो 10 हज़ार उसका पेंशनेबल सैलरी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ भी एक कंडीशन है। देखिए कि 1 सितंबर 2014 को कहा गया है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो अभी 15,000 का सीलिंग है ना, कि हमारा ईपीएफ एक्ट या ईपीएस स्कीम में सब में क्या है, 15,000 का सीलिंग लगा हुआ है कि 15 साल से ज़्यादा पे कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा, मतलब ईपीएस ना ही जमा किया जाएगा ना ही ईपीएफ जमा किया जाएगा। तो ये 15,000 का सैलरी था, नहीं 15,000 ही वेजेज होता था ईपीएस और ईपीएस में। ये कब से हुआ है, 1 सितंबर 2014 से। उससे पहले 6500 ही सीलिंग था, मतलब 6500 ही उससे पहले सीलिंग था। इसीलिए ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी पर्सन का अगर लास्ट 5 ईयर जो है ना, अगर ये 14 से पहले में आता है ना, तो उस सर्विस को आपको मैक्सिमम 6500 ही एवरेज ले सकते हैं। और जो 14 के बाद वाला है ना, उसमें आप मैक्सिमम 15,000 ही एवरेज ले सकते हैं कि नहीं आया समझ में। मतलब ये हुआ कि किसी पर्सन का जो पेंशनेबल सैलरी हुआ ना, 14 के बाद मैक्सिमम 15,000 हो सकता है, और 14 से पहले जो है वो 6500 ही होगा कि नहीं आया समझ में। तो ये समझ में आया कि पेंशनेबल सैलरी जो किसी का निकालते हैं ना, एवरेज मंथली पे होता है वो लास्ट 60 मंथ का। ठीक है, जब कभी एनसीपी आ जाता है ना, उस केस में थोड़ा हम लोग को थोड़ा देखना पड़ता है। अगर मानिए मैंने यहाँ 2 कंडीशन दिया है, इन केस ऑफ एनसीपी एंड व्हेन द एनसीपी अकर, मतलब कि जब
एनसीपी होता है, नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड होता है। अगर मानिए कि पिछले 5 साल में किसी पर्सन ने मानिए कि 30 दिन का एनसीपी रखा है, तो 30 दिन एनसीपी आ गया ना, तो इस केस में जब हम पेंशनेबल सैलरी निकालते हैं ना, वो थोड़ा अलग बनता है। और अगर एनसीपी नहीं है तब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है कि 60 महीने का जो सैलरी आता है उसका आप एवरेज निकाल लीजिए, वो उसका पेंशनेबल क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा। अगर मानिए कि एनसीपी है किसी पर्सन का, तो उसके लिए फार्मूला होता है कि अगर किसी पर्सन का एनसीपी हो पिछले 60 महीने में कुछ दिन का एनसीपी हो, तो उसका फार्मूला होता है कि पेंशनेबल सैलरी इज टू टोटल वेजेज ऑफ लास्ट 60 मंथ का जितना भी सैलरी है उसको ऊपर में लिखिए, बाय डिवाइड बाय किससे, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन लास्ट 60 मंथ। लास्ट 5 साल में उसने जितना दिन काम किया है, लास्ट 5 ईयर में बोल रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर मतलब समझे ना, लास्ट 5 ईयर मतलब 60 मंथ, उसमें जितना दिन उसने काम किया, ये कैसे निकलेगा, तो जब आप 5 साल में से एनसीपी को घटा देंगे तो ये वर्किंग डेज निकल जाएगा और उसको 30 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैंने एग्जाम्पल के साथ एक बताया है कि मानिए एक सदस्य है जिसका लास्ट 6 महीना में हर माह 12,000 रुपया आया है, ठीक है, लेकिन उस पर्सन का 30 दिन एनसीपी भी है, मतलब कि एनसीपी नॉन कंट्रीब्यूटिव पीरियड भी है 30 दिन का, मतलब हर मंथ उसने 1 दिन 2 दिन छुट्टी लिया है, इस तरह से उसका टोटल 30 दिन, पिछले 5 साल में 30 दिन का उसका एनसीपी आ गया, ठीक है कि नहीं। अब इसका हम जब पेंशनेबल सैलरी निकालेंगे ना, तो मैंने क्या बोला कि पेंशनेबल सैलरी इक्वल टू होता है कि पिछले 60 महीना में उसने कितना रुपया लिया है वेजेज के रूप में, तो उसको मैंने देखिए 60 गुने 12,000, मैंने बोला ना कि 12,000 हर माह उसका आया है, तो उसको 60 से गुना किया ताकि 60 महीने का वेजेज निकल जाए। डिवाइड मैंने किससे किया है, तो डिवाइड किया है, क्या लिखा था नीचे में, तो नीचे में लिखा था टोटल वर्किंग डेज इन लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 साल में कितना वर्किंग डेज उसने काम किया है। तो देखिए 5 साल का मतलब होता है 1825 दिन, और 30 दिन तो छुट्टी पे है ना, एनसीपी पे है ना, तो 30 उसमें से घटा देंगे, ठीक है, तो 1825 माइनस 30, और मैंने बोला था मल्टीप्लाई करने के लिए 30 थे, तो देखिए ये टोटल कितना आ गया, 60 मल्टीप्लाई 12,000 बाई 1795 मल्टीप्लाई 30। जब इसको हम किए ना एवरेज, ये जब निकाले पेंशनेबल सैलरी, तो 12,000 देखिए 33 रुपया निकल रहा है कि नहीं आया समझ में। तो क्या समझे आप, किसी का अगर एनसीपी रहता है ना, और मानिए तब आप देख रहे हैं कि हर महीने 12,000 आ रहा है ना, तो गारंटी है कि उसका जो है वेजेस थोड़ा बढ़ जाएगा, पेंशनेबल सैलरी थोड़ा बढ़ जाएगा कि नहीं आया समझ। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पेंशनेबल सैलरी निकालते हैं किसी का कि नहीं आया समझ में। तो क्या याद रखना है कि पेंशनेबल सैलरी का मतलब होता है कि पिछले 5 साल में, मतलब लास्ट 60 मंथ में किसी का एवरेज जो है पे कितना रहा है, एवरेज पे जो है 60 मंथ में कितना रहा है। एनसीपी नहीं रहे तो बेस्ट है, ठीक है, एनसीपी अगर किसी का रहता है तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया कि किसी का एनसीपी रहे तब पेंशनेबल सैलरी निकालना हो, तो टोटल वेजेज ऑफ लास्ट 60 मंथ का मैं बोल रहा हूँ टोटल वेजेज, अगर एक महीना में मानिए 10,000 आ रहा हो, ठीक है, तो उसको आप 10,000 को उन्हें 60 करना है, जितना आ रहा हो टोटल वेजेज आपको जोड़ना है, ठीक है। ये आप जब लेजर खोलेंगे ना तो उसमें दिखता है कि एक साल में कितना आया, तो उसको आप 5 को जोड़ लेंगे, ठीक है, तो लास्ट 60 मंथ का जो है 5 साल का आपको वहाँ से वेजेज दिख जाएगा, कितना उसने रुपया जो है उसका वेजेज के रूप में आया। और नीचे में क्या करना है, तो पिछले 5 साल में कितना दिन काम किया है। अब कितना दिन काम किया ये कैसे निकलेगा, तो जब आप 5 साल में से एनसीपी को घटा देंगे, नहीं आया समझ में, और मल्टीप्लाइड बाय 30, इससे आपका क्या होगा, इससे आपका पेंशनेबल सैलरी निकल जाएगा। अभी देखिए ये लोग हम ये इसीलिए हम लोग ने पढ़ा क्योंकि हम लोग को पैरा 12 पढ़ना था। पैरा 12 बताता है मंथली मेंबर पेंशन, किसी मेंबर का, किसी सदस्य का पेंशन कितना बनेगा। तो किसी सदस्य का पेंशन का फार्मूला होता है कि पेंशनेबल सैलरी गुने पेंशनेबल सर्विस बाई 70। अभी देखिए जिस मेंबर का मैंने पेंशनेबल सैलरी निकाला था कि 12,033, मानिए उस मेंबर का सर्विस 10 साल का है, ठीक है, क्योंकि 10 साल पे पेंशन के लिए एलिजिबल होता है, तो 10 साल का है। तो देखिए 1233 गुने 10/70 जब 70 से डिवाइड किए तो हम लोग को लिखना 1719 रुपया, 1719 रुपीज़ कि नहीं आया समझ। तो आपको पता चल गया ना कि एक सदस्य को, एक उस मेंबर को, अगर वो मेंबर खुद मेंबर पेंशन ले रहा है तो उसको कितना रुपया पेंशन जाएगा, 1719 रुपया जाएगा कि नहीं आया समझ में। इस तरह से हम लोग ने सीखा कि मेंबर का जो है पेंशन जो होता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि नहीं आया समझ। इसमें थोड़ा सा और भी डीप है लेकिन मैं उतना जाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि पैरा 10 बताता है पेंशनेबल सर्विस के बारे में, पैरा 11 बताता है कि पेंशनेबल सैलरी क्या होगा, और पैरा 12 बताता है किसी पर्सन का पेंशन कितना जाएगा, मेंबर पेंशन कितना जाएगा कि नहीं आया समझ में। अभी रहा कि सर मेंबर पेंशन तो आप बता दिए, लेकिन पेंशन का तो बहुत टाइप होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पेंशन कौन कौन तरह के होते हैं, कैसे कैसे पेंशन जाता है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये सबसे, देखिए क्या होता है कि मानिए कि कोई पर्सन जो है हमारे पास पेंशन मिलता है, किसी पर्सन ने काम किया, किसी सदस्य ने काम किया, उसका जो सर्विस हो गया एलिजिबल, तो उसको पेंशन मिलेगा, ठीक है। तो उस सदस्य अगर खुद ले रहा है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेंबर पेंशन, मतलब खुद वो पेंशन ले रहा है ना, तो इसीलिए उसे बोलते हैं मेंबर पेंशन। मेंबर पेंशन भी बहुत तरह के होते हैं। सबसे ऊपर में लिखा है सुपर एन्युएशन पेंशन, मतलब कि जब कोई पर्सन 58 साल पे जो पेंशन लेता है ना, उसे हम लोग सुपर एन्युएशन पेंशन बोलते हैं, कि नहीं आया समझ। आप हमेशा देखे होंगे कि ज़्यादातर लोग जो है सुपर एन्युएशन पेंशन के लिए ही आते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर होता है रिड्यूस पेंशन, क्योंकि सर ये भी आप देखे होंगे, यस आप अपने ऑफिस में देखे होंगे कि जो 58 से कम का है ना और 50 से ऊपर है, ठीक है, 58 से कम याद रखिएगा, 58 से कम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो 58 से कम है और 50 से ऊपर है ना, उसको हम लोग रेड्यूस पेंशन देते हैं। तो क्या इसमें लॉस होता है कि यस यस इसमें लॉस होता है। देखिए इस पर्सन, जब अभी हम लोग ने देखा था, उसमें देखा था कि इस पर्सन को 1719 रुपया जाना था, लेकिन अगर यही पर्सन जो है ना रेड्यूस पेंशन लेता ना, मानिए कि इसने 50 साल में लेता ना रेड्यूस पेंशन, तो 4-4 साल करके 58 से 4% करके इसका क्या हो जाता है, कम होते जाता है। मानिए कि जब 58 पे लेता, नीचे देखिए 58 वर्ष जब लिखा है ना, इस पे इसको जब मान लिए कि मिल रहा था 1719 रुपया, तो अगर ये 57 में लेता ना, तो 1719 रुपया में से 4% घट जाता, कि नहीं आया समझ में, मतलब कि समझे ना। अब उसके बाद मानिए 56 पे लेता ना, तो वो जितना रुपया आता है ना उसका 4% घट जाता, तो जितना पीछे जाएगा उतना 4% घटते जाएगा। और एक होता है डिफर्ड पेंशन। डिफर्ड पेंशन जो है ना 58 के बाद लिया जाता है, ठीक है, 59 और 60 में, मतलब 2 ही साल का रहता है डिफर्ड पेंशन का, ठीक है। तो ये 59-60 में जब लेगा ना, तो इसमें 4% ऐड होते जाते हैं, 60 पे जाके रुकते हैं, ये नहीं। तो डिफर्ड पेंशन किसको मिलता है, या तो 59 पे ले सकता है या 60 में ले सकता है, कि नहीं है समझ में। डिफर्ड पेंशन भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है विथ कंट्रीब्यूशन वाला, एक विदाउट कंट्रीब्यूशन वाला। कहोगे सर ये क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है। मानिए कि 58 साल के बाद ईपीएस से उस पर्सन को हटाना था, कंपनी को जो है कंट्रीब्यूशन नहीं जमा करना था, लेकिन कंपनी ने क्या किया, जमा कर दिया, ठीक है। तो अब कंट्रीब्यूशन तो जमा हो गया, तो वो पर्सन जो है ना हमारे यहाँ ईपीएफओ में आकर के क्लेम कर सकते हैं कि सर हमको डिफर्ड पेंशन दीजिए, और उसमें भी कहेगा सर विथ कंट्रीब्यूशन वाला दीजिए, ठीक है। तो हमको देना पड़ेगा 60 साल तक, अगर उसका जमा हो गया कंट्रीब्यूशन, या 59 तक जमा हो गया, तो हम उसको डिफर्ड पेंशन विथ कंट्रीब्यूशन देंगे। इसमें थोड़ा अच्छा प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसका पेंशनेबल सर्विस बढ़ जाता है, कि नहीं आया समझ। विदाउट कंट्रीब्यूशन वाला में भी सेम वही, डिफर्ड पेंशन में हम 4% बढ़ जाएगा, मतलब 4% 1 साल के लिए, 4% 2 साल के लिए, फिर और 4%, जितना आएगा अमाउंट उसका, मतलब समझ रहे हैं। मतलब इसमें जो होता है कॉम्यूटेटिव का लगता है रूल, मतलब कि मतलब 4% जितना है उसका, मतलब समझ गए ना आप, ओके। तो मेंबर पेंशन समझे ना, कितने तरह के मेंबर पेंशन होता है, एक सुपर एन्युएशन पेंशन, एक रेड्यूस पेंशन और एक डिफर्ड पेंशन। तीनों में अंतर समझ गए ना, कि जो 58 में लेगा उसे हम लोग बोलेंगे सुपर एन्युएशन पेंशन, जो 50 से 58 से कम पे लेगा, 57 पे ले या जितना ले, 58 से कम होना चाहिए। रेड्यूस पेंशन जो 58 के बाद लेगा, 59 या 60, दो ही, ठीक है, 60 से ज़्यादा नहीं, 59 या 60, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफर्ड पेंशन। नहीं आया इसमें। फायदा और लॉस क्या होते हैं वो देख सकते हैं आप, कि 58 पे लेगा तो ठीक है, 58 से पहले लेगा तो 4% रिड्यूस होते जाएगा, 1 साल के लिए 4, 2 साल के लिए फिर 4 होते जाएगा, आगे के लिए 4% बढ़ते जाएगा, कि नहीं आया समझ में। अब देखिए, मानिए कि उस मेंबर को 1719 रुपया पेंशन जाना था, ठीक है, उस मेंबर को 1719 पेंशन जाना था, लेकिन मानिए कि मेंबर का डेथ हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, उसको अब पेंशन जाएगा उसके विडो को, कि नहीं आया समझ, उसके विडो को पेंशन जाएगा। तो आप पूछेंगे सर विडो को कितना पेंशन जाता है, तो यस यही मैं बताने के लिए यहाँ लिखा हूँ कि विडो जो, अब विडो या विडोअर जो भी होगा ना, विडो या विडोअर, और अगर मानिए कि 2 बच्चे भी हैं, ठीक है, जो बच्चे जो है 25 साल से कम है, याद रखिएगा कि बच्चे को पेंशन तभी मिलता है, तब तक नहीं मिलता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो 25 साल से नीचे का हो, कि नहीं आया समझ में। तो अगर मानिए कोई बच्चा एलिजिबल है, ठीक है, तो 2 बच्चे मैक्सिमम तक जो है मिल सकते हैं उसको पेंशन, ठीक है, एक विडोअर को और उसके साथ 2 बच्चे, और 2 बच्चे अगर एलिजिबल हो तो उसको मिल सकते हैं। कितना मिलता है, तो देखिए 1719 रुपया जो मेंबर को जा रहा था ना, अगर उसका डेथ हो जाता है ना, तो उसके विडो को जो है 50%, 1719 का 50% मिलेगा। लेकिन देखिए 1719 का 50% कितना होता है, तो आप कहेंगे कि सर 850 समथिंग होगा, 850। तो आप देखिए 850 तो मिनिमम पेंशन रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी ने बोला कि मिनिमम पेंशन जो होना चाहिए 1000 होना चाहिए। तो यस ये मैंने लिख दिया है कि 50% बट नॉट लेस देन 1000, मतलब 1000 से कम हो जाएगा
तो नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए जो है ना इसको 1000 देना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ देना तो चाहिए था हमको कितना, 850 ही देना चाहिए, 850 मतलब जो भी होगा आधा इसका वो देना चाहिए था, लेकिन जो हमको देना पड़ेगा 1000 देना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना कि अगर मेंबर पेंशन था उसमें जो है 1719 रुपया पेंशन मिल रहा था, तो विडोअर को 50% जाता है, ठीक है। अब बच्चे को कितना जाता है, तो बच्चे को जाता है उस विडो को जो मिल रहा था ना उसका जो है विडोअर का 25%। कि नहीं आया समझ में। जैसे मानिए कि बच्चे 1000 गया, इसके विडो या विडोअर को 1000 रुपया गया, तो उसके बच्चे को कितना जाएगा, तो 1000 का 25% कितना होता है 250, तो 250 रुपया जाएगा कि नहीं है। और वही मिनिमम रूल भी होता है, बच्चे के लिए भी मिनिमम रूल है कि जो बच्चे को जो पेंशन मिलता है चिल्ड्रन पेंशन उसमें 250 मिनिमम होना ही चाहिए कि नहीं। और वैसे भी आप समझ सकते हैं 1000 विडोअर को मिलना है मिनिमम, तो उसका 25% क्या होगा। तो याद रखना है कि ये विडो का 20% या विडोअर का 25% बोल रहा है, न कि मेंबर का, ठीक है कि नहीं आया समझ में। तो ये मैंने आपको बताया है कि मेंबर पेंशन और विडोअर, साथ ही साथ चिल्ड्रन पेंशन के बारे में कुछ मैंने आपको बताया। अब रहा कि सर पेंशन मिलता किसको है। देखिए पेंशन के लिए ना सबसे पहला प्रॉब्लम है कि 10 साल का सर्विस होना चाहिए। मतलब कि 10 साल का जिसका सर्विस होगा उसी को पेंशन मिलेगा, ठीक है। 10 साल से कम वाले को नहीं मिलेगा। आपको कि सर जो 9 साल 7 महीना काम किया उसको मिलेगा क्या, यस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 6 महीना से ऊपर को 1 साल आपको क्या करना है, लेना है। 6 महीना से ऊपर को, ठीक है, 6 मंथ से ऊपर को आपको 1 साल मानना है। इसीलिए 9.7 मंथ जो है ना, 9 साल 7 महीना है ना, तो उसको हम लोग क्या 10 साल ही मानेंगे, ठीक है। तो याद रहे कि 9.5 साल से कम किसी का नहीं हो, क्योंकि 9.5 साल से कम वाला पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन 9.5 साल से ऊपर वाला जो होगा पेंशन के लिए एलिजिबल होगा। तो 9.5 दैट मीन्स 10 ईयर सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंबर पेंशन। मेंबर पेंशन के लिए 10 साल का सर्विस होना चाहिए। और अगर कोई पर्सन डेथ अवे फ्रॉम सर्विस हुआ है, देखिए जब किसी पर्सन का डेथ हो जाता है, जो हमारा सदस्य था ईपीएस का, ईपीएफ का, सबका सदस्य था हमारे यहाँ, वो डेथ हो जाता है, तो डेथ 2 तरह के होते हैं। एक होता है डेथ इन सर्विस, एक होता है डेथ अवे फ्रॉम सर्विस। मतलब कोई पर्सन जो है सर्विस में रहते हुए डेथ कर गया, और कोई सर्विस के बाद डेथ किया है, हमारे सर्विस को छोड़ने के बाद डेथ किया है, ठीक है। मतलब हमारा जो पीएफ जो है बंद हुआ है उसके बाद डेथ हुआ है। तो अगर बंद के बाद मतलब डेथ अवे फ्रॉम सर्विस हुआ है ना, उसके लिए भी पेंशन का यही रूल लगता है कि 10 साल का सर्विस होना चाहिए तभी उसको पेंशन मिलेगा। लेकिन कोई डेथ इन सर्विस होता है ना, तो उसको तो हमको पेंशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई किसी पर्सन का मृत्यु जो है डेथ इन सर्विस में हो गया, उसके लिए पेंशन का एलिजिबिलिटी कहता है कि 1 दिन का भी अगर उसका कंट्रीब्यूशन आया हो ना, लेकिन देखिए हमारे स्कीम में तो लिखा है कि 1 मंथ कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन आप ही सोचिए कि मानिए 1 दिन का किसी का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो इस ईयर तो 1 महीने का जमा होगा, उसमें 29 दिन का एनसीपी डाल देगा कि नहीं आया समझ। तो इस तरह से 1 मंथ कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड होता है डेथ इन सर्विस के केस में, ताकि विडोअर को और बच्चे को पेंशन मिल सके कि नहीं आया समझ में। बच्चे को कैसा क्या पेंशन मिलेगा मैं बता दिया। मैक्सिमम 2 बच्चे को मिल सकता है एक बार में पेंशन, ठीक है, उससे ज़्यादा को नहीं मिलेगा। क्योंकि सर कौन से बच्चे को मिलेगा 2 बच्चे, तो ओल्ड एज जो बड़ा रहेगा उसको पहले मिलेगा, जो छोटा रहेगा उसको बाद में मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि नहीं आया समझ। बच्चे को कितना निकलेगा, तो विडोअर का 25%, और जो है विडो को कितना मिलेगा, तो जो विडो को कितना मिलेगा तो वो होगा मेंबर का 50%। किस केस में, तो जो केस होगा वो होगा मेंबर पेंशन के केस में। लेकिन डेथ इन सर्विस वाले केस में अलग रूल होते हैं, ठीक है। डेथ इन सर्विस वाले रूल के लिए एक टेबल सी होता है, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा, टेबल सी भी दिखाऊंगा आपको कि टेबल सी क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग डेथ इन सर्विस में जो विडो का पेंशन जाता है ना, वो जो है 2901 रुपया जो है, आजकल 15,000 सीलिंग पे 2901 रुपया के लगभग में विडोअर को जाता है, ठीक है, पेंशन, ठीक है। तो ये याद रखना है, उतना डेप्थ में नहीं जाना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे क्या जो होता है, किसी को पेंशन मिलता है, पेंशन कितने तरह के हो सकते हैं। तो डेथ इन सर्विस वाला विडोअर हो सकता है, डेथ अवे फ्रॉम सर्विस वाला विडोअर हो सकता है। मेंबर के बारे में मैंने बताया इतने तरह के पेंशन होते हैं, और 3 तरह के होते हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है कि नहीं आया समझ। अब हम लोग पैरा 14 को देखते हैं। देखिए पैरा 14 हमेशा जो है ना, जो अकाउंट सेक्शन में काम करते हैं ना, उसे रोज इससे मुलाकात होती है पैरा 14 से, क्योंकि जब टेंसी बनाता है ना, तो टेंसी पैरा 14 के अंतर्गत ही आता है। तो पैरा 14 क्या बोलता है, जो ईपीएस स्कीम का पैरा 14 है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि बेनिफिट और लिविंग ऑफ सर्विस बिफोर बीइंग एलिजिबल फॉर द मंथली मेंबर पेंशन। मतलब कोई पर्सन जो मंथली मेंबर पेंशन का जो है हिस्सा नहीं बन सका, क्योंकि उसका एलिजिबिलिटी जो है, उसने सर्विस 10 साल नहीं कंप्लीट किया। तो अगर मानिए कोई पर्सन 10 साल का सर्विस नहीं कर रहा है, या फिर उसका 58 साल हो गया, तो अब उससे जो पेंशन तो नहीं मिलेगा ना, मंथली पेंशन तो नहीं मिलेगा। तो उसको अगर मंथली पेंशन नहीं मिलेगा, तो कुछ तो हम मतलब उसको पेंशन तो देंगे ना, जो पेंशन काटे हैं उसका ईपीएस में जो उसका रुपया है वो तो देंगे ना, विथ इंटरेस्ट,
कि नहीं आया समझ। तो यही पैरा 14 बताता है कि बेनिफिट्स ऑन लिविंग सर्विस, मतलब अगर कोई पर्सन ईपीएस को सर्विस छोड़ रहा है ना, तो उसे टेंसी जो हम लोग देते हैं ना, पेंशन छोड़ने पे जो उसे देते हैं ना, अगर उसका 10 साल का सर्विस नहीं हुआ ना, तो हम लोग उसे मंथली पेंशन तो नहीं दे पाएंगे, तो उसे हम लोग क्या सब दे सकते हैं, तो टेंसी दे सकते हैं। टेंसी के अंदर जितना भी रुपया उसका ईपीएस में कटा है वो रुपया हम लोग उसका दे देते हैं विथ इंटरेस्ट, ठीक है। या फिर उसको स्कीम सर्टिफिकेट दे देते हैं। कोई पर्सन अगर स्कीम सर्टिफिकेट ले लेता है ना, तो वो स्कीम सर्टिफिकेट को अगर वो मानिए कि इन फ्यूचर में कहीं और काम किया, तो उसमें जा करके जोड़ सकता है, अपना सर्विस को 10 साल करके फिर पेंशन ले सकता है, कि नहीं है इसमें। तो क्या समझे आप कि पैरा 14 बोलता है कि बेनिफिट्स ऑन लिविंग द सर्विस बिफोर बीइंग एलिजिबल फॉर द मेंबर मंथली पेंशन, मतलब कोई भी सदस्य जो है मेंबर मंथली पेंशन का जो सर्विस रिक्वायर्ड होता है, उस सर्विस करने से पहले अगर छोड़ देता है ना, तो उसके लिए हम लोग टेंसी के थ्रू जो है या फिर स्कीम सर्टिफिकेट के थ्रू जो है उसको क्या करते हैं, हम लोग बेनिफिट्स देते हैं, मतलब उसका रुपया देते हैं, कि नहीं आया समझ। पैरा 15 इंपॉर्टेंट है। पैरा 15 बोलता है कि परमानेंट एंड टोटल डिसेबलमेंट ड्यूरिंग द सर्विस अगर कोई पर्सन होता है तो उसको क्या बेनिफिट देते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग परमानेंट एंड टोटल डिसेबलमेंट पेंशन देते हैं, कि नहीं आया समझ में, डिसेबलमेंट पेंशन देते हैं। तो डिसेबलमेंट पेंशन में क्या होता है, मानिए कि कोई पर्सन जो है ना सर्विस के दौरान डिसेबलमेंट हो गया, तो मैंने डिसेबलमेंट परमानेंटली टोटल डिसेबलमेंट का डिफिनेशन मैंने बताया था अपने पिछले लेक्चर में। तो उसमें मैंने बताया था कि कोई पर्सन जो काम कर रहा है उस काम को अब करने में क्या है, वो अब कैपेबल नहीं रहा, अब वो नहीं कर पाएगा, तो वो जो होगा परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया। अगर उसे मेडिकल के द्वारा एग्जामिन हुआ, उसने बहुत सारे कागज सब दिखाया, डॉक्यूमेंट सब दिखाया, अगर वो मानिए कि इसके लिए एलिजिबल हो गया, तो और कुछ चाहिए क्या, तो हाँ देखिए क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले कम से कम 1 महीना का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, कि नहीं आया समझ में। तो ये याद रखना है कि इन केस ऑफ, हम लोग ने देखा था कि डेथ इन सर्विस में भी 1 महीने का कंट्रीब्यूशन बोलता था, और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में भी 1 महीने का कंट्रीब्यूशन बोल रहा है, ठीक है। क्या सब एलिजिबिलिटी होना चाहिए, 1 महीना का कंट्रीब्यूशन कम से कम आना चाहिए, ठीक है। तब उसको हम लोग जो है पूरे लाइफ जो है इसको क्या करेंगे, हम लोग बेनिफिट देंगे, मतलब उसको पेंशन देंगे, मंथली पेंशन देंगे, ठीक है। कम से कम 250 रुपया मंथली पेंशन जाना ही चाहिए, मिनिमम 250 रुपीज़ जाना चाहिए, कि नहीं आया समझ। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि देखिए डेथ केस में जो है ना, मतलब जो भी हम लोग कोई बच्चा, मैंने बताया कि फैमिली का डिफिनेशन ईपीएस में क्या बोला है कि 2 बच्चे को हम लोग को देना है, ठीक है, पेंशन देना है 25 साल के तक। लेकिन मानिए उसमें से कोई बच्चा ऐसा है जो डिसेबल्ड है, मतलब कि वो अब कुछ नहीं कर पाए, मानिए मेंटली रिटार्डनेस है, तो उस बच्चे को 25 साल तक नहीं, उसके 25 साल से आगा भी देते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा ईपीएस स्कीम में, कि ईपीएस स्कीम में अगर मानिए जिस बच्चे को पेंशन जा रहा था, चाहे वो ऑर्फन पेंशन हो, या चाहे वो मानिए कि विडोवर के साथ जो बच्चे को मिलता है वो पेंशन हो, या कोई भी हो, जैसे या मानिए कि डिसेबलमेंट पेंशन ही है, मतलब कोई भी पेंशन जो बच्चे सबको जाता है ना, अगर ये बच्चा के लिए मैंने क्या बोला है, 25 साल का एज तक ही 25 साल के एज तक ही जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन अगर वो लड़का या लड़की डिसेबल है, ठीक है, वो कुछ नहीं लाइफ में करने वाला है, ठीक है, मतलब वो फुल्ली डिसेबल्ड है, ठीक है, तो उसको जीवन भर उसको फुल लाइफ पेंशन देना पड़ता है, कि नहीं आया समझ में। आई थिंक समझ में आ गया आपको ये भी समझ में आएगा परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्या है, 1 महीने का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, 250 रुपया जो है उसको हर महीने कम से कम मिलना ही चाहिए। और क्या, इसको कब से मिलेगा, तो जिस दिन से वो डिसेबल हुआ है उस दिन से इसको मिलेगा, कि नहीं आया समझ में। ओके, तो पैरा 15 हम लोग का कवर हो गया, ठीक है। जो पैरा 16 है ना, पैरा 16 बोलता है कि बेनिफिट टू द फैमिली ऑन द डेथ ऑफ द मेंबर। अगर कोई मेंबर डेथ हो जाता है ना, तो उसके फैमिली को क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में पैरा 16 बोलता है, कि नहीं आया समझ। तो पैरा 16 इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी सभी बातों को मैंने आपको बता दिया है कि अगर कोई मेंबर पेंशन रहता है ना, उसमें अगर मेंबर का डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली को क्या मिलेगा। 2 केस और मानिए कि किसी पर्सन का डेथ हो जाता है तो उसको फैमिली पेंशन मिलेगा, तो एक डेथ इन सर्विस वाले में फैमिली पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि जो डेथ इन सर्विस होता है ना, उसका जो पेंशन विडो को मिलेगा और बच्चे को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि विडो को अकॉर्डिंग ही बच्चे को मिलता है ना, तो विडो है वो, उसके लिए मैं आपको लास्ट में एक टेबल सी दिखाऊंगा। टेबल सी बोलता है कि उस पर्सन का डेथ जब हुआ है डेथ इन सर्विस में, तो उस समय जो उसका सैलरी कितना था, ठीक है, उस समय लास्ट में उसका सैलरी कितना था, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका पेंशन कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मानिए कि किसी पर्सन का डेथ हुआ है और 15,000 उसका उस समय सैलरी था, जो मैक्सिमम जो मैं सीलिंग बता रहा हूँ 15,000 सैलरी था, तो उसका जो पेंशन विडो का बनता है ना 2901 रुपया बनता है, जो टेबल सी में लिखा गया है। मैं आपको लास्ट में एक बार टेबल सी भी दिखा दूंगा, कि नहीं आया समझ में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि टेबल सी क्या होता है। तो टेबल सी के अकॉर्डिंग आप बताइए, टेबल सी के अकॉर्डिंग जो है
क्या होता है कि फैमिली का डेथ केस में जो है ना, फैमिली का जो है विडो विडोवर का पेंशन डिसाइड किए जाते हैं और विडो विडोवर से ही चिल्ड्रन का भी। तो नहीं, आज 16 का मैंने सब कुछ बता दिया है कि बच्चे को कितना मिलता है, विडो को क्यों मिलता है। डेथ अवे फ्रॉम सर्विस अगर किसी का आता है तो 10 साल का सर्विस चाहिए, ठीक है, तब जाकर उसके फैमिली को मिलेगा, और फैमिली को जो पेंशन मिलेगा वो सेम टू सेम मेंबर पेंशन जैसे होता है उस तरह ही मिलेगा। कि नहीं आया समझ में। तो 16 जो है वो बताता है कोई पर्सन अगर डेथ करता है, कोई हमारा सदस्य अगर डेथ करता है व्हाइल इन सर्विस या अवे फ्रॉम सर्विस, इस दोनों केस में जो उसके जो है विडो विडोवर को पेंशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करता है। अभी देखिए जो पैरा 16 का ए है ना, वो बताता है कि गारंटी ऑफ द पेंशनरी बेनिफिट। मतलब का इसका मतलब ये हुआ कि पेंशन का जो बेनिफिट है ना उसका गारंटी है। मतलब गारंटी मतलब एम्प्लॉयर जो है किसी पर्सन को रोकेगा नहीं। मतलब कोई पर्सन को, मतलब मानिए एम्प्लॉयर कहेगा कि आप पेंशन के लिए नहीं, आपको पेंशन के लिए मैं कोई वजह, मतलब उसको पेंशन से हटाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ एम्प्लॉयर किसी को जो है ना, किसी को पेंशनरी जो बेनिफिट मिलने वाला है उससे हटा नहीं सकता एम्प्लॉयर किसी को, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 16 पैरा 16 जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। पैरा 16 बोलता है अगर किसी पर्सन का डेथ होता है तो विडो विडोवर को कैसे पेंशन मिलता है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अब पैरा 17 बोलता है पेमेंट ऑन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 17A भी नहीं इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ये सब जो है ना, ये सब एम्प्लॉयर के बारे में कह रहा है कि एम्प्लॉयर का क्या रोल होगा ईपीएस स्कीम सब में। प्रिपरेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन कार्ड, मतलब एम्प्लॉयर जो है हर एक महीना जो है सदस्य सबका कंट्रीब्यूशन कार्ड बनाएगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर का क्या ड्यूटी होता है, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आप लोग देखते हैं, अभी आपको मैं जो ईपीएस फंड होता है ना, ईपीएस इसके बारे में बताता हूँ। ये सब मैं आपको बताता हूँ कि पेंशन में जो रुपया अगर मानिए कंट्रीब्यूट किया गया है, कंट्रीब्यूशन जो आया है उसका कैसे क्या होता है, ये सब इसमें लिखा हुआ है पैरा 25 से लेके आगे में, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि हमने जो है एम्प्लॉयर से 8.33% को क्या किया, 8.33% को एम्प्लॉयर ने ईसीआर के थ्रू हमारे अकाउंट 10 में दिया, ठीक है। याद रखना है कि ईपीएस का जो फंड होता है ना, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम फंड जो होता है वो एक अकाउंट में रखा जाता है। उस अकाउंट का नाम क्या है, वही पैरा 25 बताया है। उस अकाउंट का नाम क्या है, एम्प्लॉय पेंशन फंड अकाउंट 25 में ये बात बोलता है। कि नहीं आया समझ में। इसको कौन देखता है, तो देखता तो इसको कमिश्नर है, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ किसके, स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, ठीक है। अकाउंट 10 है, इसका नाम क्या है, एम्प्लॉय पेंशन फंड अकाउंट है। कि नहीं आया समझ में। अब रहा कि सर हम लोग जो किसी पर्सन को इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा रहता है ईपीएफ का, इंटरेस्ट कहाँ से देते हैं, तो हम उस रुपया को इन्वेस्ट करते होंगे ना। तो यस श्योरली जो भी रुपया हम लोग के पास आता है उसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो पैरा 26 में यही बात लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय पेंशन फंड, एम्प्लॉय पेंशन फंड में जो भी रुपया आया ना उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट में कैसे लगाना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये भी डिसाइड करेगा हमारा जो ईपीएफ का जो स्कीम है ना, उसके पैरा 52 में लिखा हुआ है कि क्या सब कैसे कहाँ कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है। तो ये पैरा 52 जब हम बताऊंगा स्कीम का, वहाँ बताऊंगा कैसे फंड को इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ताकि हम जो है अपने जो सदस्य सब है उसको अच्छा से अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब रहा 27 पारा बोलता है डिस्पोजल ऑफ फंड, मतलब कि ये जो फंड है इसका डिस्पोजल कैसे होगा। मानिए कि हमारे कंट्रीब्यूशन जो है मेंबर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन जमा किए, जो हमारा ईपीएस फंड है उसमें जमा किए। अब मानिए कि उसमें से रुपया निकालना है, मतलब उसमें से कोई रुपया निकालना है ताकि हम अपने सदस्य सबको बेनिफिट दे दे, जैसे कि 10C दे, किसी को 10D दे, पेंशन दे। हर जो बहुत सारा पेंशन में जो है हम लोग हर महीने जो है पेंशन सभी को देते हैं, तो बहुत सारा रुपया उससे निकलता है ना उस अकाउंट से। तो इसी के बारे में डिस्कस करता है पैरा 27 की डिस्पोजल ऑफ फंड। उसमें जो फंड में जो रुपया है उसको निकाला कैसे जाता है, तो लिखा है कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से जो है इस फंड का रुपया कहीं और काम में नहीं यूज किया जाएगा। तो कहीं और काम में नहीं यूज करेंगे, लेकिन हम किस काम में यूज करेंगे, तो अपने सदस्य को पेंशन देने के लिए, अपने सदस्य को जो है 10C देने के लिए, इस सब में यूज कर सकते हैं। कौन करेगा यूज, तो कमिश्नर जो है इस सब में काम कर सकता है, लेकिन बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से जो है कमिश्नर इससे एक भी रुपया नहीं निकाल सकता। नहीं आया समझ। एक चीज़ और यहाँ याद रखिए, देखिए हम लोग जो है ना हर मंथ जो है अपने पेंशनर सबको पेंशन देते हैं, ठीक है। तो जो पेंशन देते हैं ना उसके लिए हम लोग ने क्या है टाई अप किया हुआ है बैंक से, कि बैंक जो है उस पेंशनर सबको डायरेक्ट अकाउंट में भेज देता है। तो हमको बैंक को रेमिटेंस चार्जेस देने पड़ते हैं। मतलब जो ये सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है बैंक, तो भेज रहा है ना सबको, इतने लोगों को, एक साथ करोड़ों लोगों को मानिए कि जा रहा है पेंशन, ठीक है। तो उस सबको जो रेमिटेंसेस चार्जेस जो होता है वो किस अकाउंट से जाएगा, तो जो हमारा अकाउंट 10 है ना, जिसमें हमारा ईपीएस का फंड आता है ना, उसी से ये चार्जेस भरा जाता है। कि नहीं आया समझ में। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा
फंड जो है, ईपीएस का जो फंड है ना, जो जिससे हम किसी को पेंशन देते हैं, ईपीएस फंड का यूज हम कहाँ करेंगे, आप ही बताइए। ईपीएस फंड का यूज हम कहाँ करेंगे, हम पेंशन देने के लिए यूज करेंगे, अपने सदस्य का पेंशन देने के लिए। लेकिन इस पेंशन तो हम डायरेक्ट तो नहीं दे रहे हैं ना, हमने टाई अप किया हुआ है। आगे मैं बताऊंगा, अगला पैरा जो है इसी के बारे में बात करता है कि हमने टाई अप किया है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे एग्जांपल के लिए मानिए एसबीआई से टाई अप किया है, एसबीआई को मैं बोलता हूँ, एसबीआई को मैं चेक प्रोवाइड करता हूँ, एसबीआई डायरेक्ट सबके अकाउंट में जो है रुपया पेंशन का पहुंचा देता है। तो उसके बदले में हमसे 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया एसबीआई हर मंथ लेता है कि नहीं आया समझ में। एक आरओ से हर मंथ 5 लाख 10 लाख रुपया एसबीआई लेता है, या फिर जो भी बैंक नेशनलाइज बैंक से हमारा टाई अप है वो लेता है, नहीं आया समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेमिटेंस में चार्जेस भी लेता है एसबीआई। ये जो चार्जेस लिया ये किस अकाउंट से दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास देखिए अकाउंट कितने तरह के होते हैं। एक मेरा हम लोग का एक सैलरी जिससे आता है ना, वो अकाउंट 2 होता है कि नहीं आया समझ। अकाउंट 2 जो हम लोग के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारे जितना भी स्कीम है, हमारा जो तीनों स्कीम है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग एम्प्लॉय के एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ये अकाउंट 2 से जो भी उसका खर्चा होता है वो अकाउंट 2 से कटता है कि नहीं है इसमें। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे स्कीम को चलाने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जैसे एम्प्लॉय का खर्चा देना, कॉपी किताब वगैरह वगैरह जो भी चीज़ होता है, उसके लिए अकाउंट 2 बना हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ जो 5 लाख रुपया एसबीआई को दे रहे थे वो भी अकाउंट 2 से काटे? नहीं, यही इसमें एक बेस था, इसीलिए मैंने इसको बताया कि रिमिटेंसेस चार्जेस जो पेंशनर के लिए हम लोग ने जिस बैंक से टाई अप किया है, उसको जो रिमिटेंस चार्जेस देते हैं, जो पेंशन पहुंचाता है, उसके लिए हम लोग अकाउंट 10 से ही रुपया देते हैं कि नहीं आया समझ में। चलिए अब लिखा है कि पैराग्राफ 29 में कि अकाउंट क्या होते हैं। तो अकाउंट 10 होते हैं, मैंने बता दिया फॉर्म ऑफ अकाउंट के बारे में। अकाउंट 10 होते हैं, मेंटेन बाय द सीपीएस कमिश्नर, मेंटेन कमिश्नर करता है, ठीक है, किसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ऑडिट भी होता है, ये अकाउंट 10 है, इसका भी ऑडिट होता है। तो साथ ही साथ मेंबर सबको जो भी हम लोग ने पेंशन दिया उसका भी ऑडिट किया जाता है, ठीक है। कौन करता है ऑडिट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कैग से जो है सुझाव लेकर के इसका ऑडिट करवाते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ रुपीज हमेशा याद रखना है, चाहे ईपीएफओ ईपीएसओ सब में राउंड ऑफ रुपीज की चर्चा होती है। पैरा 31 में लिखा गया है, ठीक है। पैरा 33 में लिखा गया डिस्बर्समेंट ऑफ पेंशन एंड अदर बेनिफिट, ठीक है। अभी देखिए, अब इसी की बात मैं कर रहा था, रिमिटेंस चार्जेस की बात कर रहा था कि जो हम लोग पेंशनर को पेंशन देते हैं ना, तो इससे ये डिस्ट्रीब्यूशन कराना पड़ता है ना, हम लोग को डिस्बर्समेंट कराना पड़ता है पेंशन को। पेंशन हर एक के अकाउंट में जाना है, तो उसके लिए हम लोग एक फाइल बनाते हैं, मतलब एक फाइल बनाते हैं पेन ड्राइव में। वो फाइल जो है एसबीआई को देते हैं, एसबीआई बहुत सारा एप्लीकेशन देता है हम लोग को, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू जो है एसबीआई सबके अकाउंट में भेज देता है रुपया कि नहीं आया समझ में। तो इस डिस्बर्समेंट पेंशन का जो डिस्बर्समेंट हम लोग करते हैं, ठीक है, इसके लिए हमसे चार्जेस भी लेता है। तो वो ईपीएस चार्जेस जो है अकाउंट 10 से ही कटता है, ठीक है। तो डिसबर्समेंट के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पैरा 33 में कि पोस्ट ऑफिस से, नेशनलाइज बैंक से, या किसी ट्रेजरी से, क्या या रीजनल रूरल बैंक से, या कॉर्पोरेटिव बैंक से हमारा टाई अप हुआ है, जिसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं पेंशन को, ठीक है कि नहीं आया समझ में। अभी देखिए पैरा 35 बोलता है पावर टू इशू डायरेक्शन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, ये डायरेक्शन भी दे सकता है कि मतलब अगर मानिए कि ईपीएस स्कीम में कुछ बुराई आ गया या कुछ डिफिकल्टी हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हर एक स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दिया गया है, हर एक स्कीम में, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दिया गया है, कुछ सुझाव दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है सेंट्रल बोर्ड को कि आप अपने स्कीम में थोड़ा ये कीजिए ये सब, ठीक है। रीजनल कमेटी के बारे में, तो रीजनल कमेटी मैंने बताया था कि सेंट्रल बोर्ड को असिस्ट करता है, सेंट्रल बोर्ड को रीजनल कमेटी असिस्ट करता है। तो रीजनल कमेटी क्या सब करेगा? तो रीजनल कमेटी जो है एडवाइस करेगा सेंट्रल बोर्ड को कि ईपीएस स्कीम का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैसे हो रहा है। मतलब यहाँ पे मतलब मानिए कि कोई कंपनी ने रुपया नहीं जमा किया पेंशन वाला, तो उससे रिकवरी का प्रोसेस कैसा चल रहा है, डिस्पोजल हो रहा है कि नहीं, क्लेम सबका डिस्पोजल एसपीडी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब के बारे में रीजनल कमेटी जो है सेंट्रल बोर्ड को क्या करेगा, एडवाइस करेगा कि नहीं आया इसमें। और कुछ मत याद रखिए, देखिए पैरा 39 जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरा 39 बोलता है एग्जेम्पशन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ पेंशन स्कीम। सिंपल सा है, देखिए कि कोई भी कंपनी है उसको ईपीएस से एग्जेम्पशन लेना है, ठीक है कि नहीं आया समझ में। हम लोग एग्जेम्प्ट करते हैं ना, मतलब एग्जेम्प्ट एस्टेब्लिशमेंट होते हैं ना, जो मतलब क्या है कि वो अपने स्कीम से जो है निकलना चाहते हैं, मतलब एग्जेम्प्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है तीनों से, किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मानिए किसी को एग्जेम्पशन लेना हो, ठीक है, एग्जेम्पशन लेना हो किसी को ईपीएस स्कीम से, तो क्या करेगा, तो एक एप्लीकेशन कॉपी देगा, ठीक है, एप्लीकेशन कॉपी देगा। अब देखिए एग्जेम्पशन मिलता है किसको है, सबसे पहले तो ये याद रखिए, एग्जेम्पशन उसी को मिलता है, मानिए एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी जो है ना, वो अपना एक स्कीम बनाया, ठीक है, वो भी अपना एक पेंशन स्कीम बनाया जो हमारे पेंशन स्कीम से अच्छा है या फिर बराबर का है, तब जाके उस कंपनी को हम एग्जेम्पशन देंगे कि नहीं आया समझ में, कि नहीं आया समझ। मतलब कि
अगर कोई कंपनी एग्जाम्पशन लेता है ना तो उसको हमसे अच्छा पॉलिसी देना पड़ेगा अपने सदस्य को, कि नहीं आया, तभी उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। हमसे अच्छा या हमसे बराबर का देना पड़ेगा, कि नहीं आया समझ। मानिए कि वो कंपनी दे रहा है या फिर देगा, ठीक है, एक पॉलिसी बना के, चार्ट बना के तैयार करके, हमारे मानिए कि हमारे आरपीएफसी के बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया कि सर मुझे एग्जेप्ट कर दीजिए, ठीक है, पेंशन से। उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया और साथ ही साथ जो है एक पेंशन का स्ट्रक्चर कॉपी भी दिया कि सर देखिए हम लोग अपने सदस्य को इस तरह से पेंशन देंगे, ठीक है। आरपीएफसी जो है ये सीपीएफसी जो है सीपीएफसी के पास सुझाव के लिए जाएंगे, सीपीएफसी आरपीएफसी को रेकमेंड करेंगे और जो भी होगा आदेश वो जो है कहाँ जाएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाएगा। और फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो सोचेगा, इस पे जो डिसीजन लेने का पावर होता है ना, ईपीएस स्कीम से अगर किसी को एग्जिट करना है ना, उससे हटना है ना, एग्जाम्पशन लेना है किसी एस्टेब्लिशमेंट को या क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को, तो इसका जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना वही डिसीजन लेगा, ठीक है। लेकिन ये हमेशा याद रखिए, एग्जेप्शन उसी को मिलता है जिसको जो हमसे अच्छा या हमसे बराबर का पॉलिसी देगा, ठीक है। किसी कंपनी को अगर एग्जेम्पशन मिलता है ना तो ऐसा नहीं है कि एग्जेम्पशन करने के बाद हम उसका रिव्यू भी करते हैं, हम उसको जाते हैं देखने के लिए, इंस्पेक्शन चार्जेस भी लेते हैं उससे, मतलब हर साल उसका जो है ऑडिट करते हैं हम लोग, ठीक है। उससे इंस्पेक्शन चार्ज के रूप में भी हम लोग रुपया लेते हैं, जो हम लोग ने गया ऑडिट करने के लिए, देखने के लिए कि स्कीम अच्छा दे रहा है कि नहीं दे। अगर कंप्लाइंट नहीं करेगा तो एग्जेप्शन हट जाएगा उसका, कि नहीं आया समझ में, और बहुत सारा पेनल्टी सब भी लगता है। तो पैरा 39 में दिया हुआ है कि किसी कंपनी को कैसे पेंशन से एग्जेम्प्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है उसका मैंने प्रोसेस बता दिया कि एप्लीकेशन आरपीएफसी को देगा, आरपीएफसी सीपीएफसी के पास, सीपीएफसी जो है उसके बाद जो है कहाँ जाएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगेगा कि अगर हाँ सही है तो एग्जेम्पशन कर देगा कंपनी को, कि नहीं आया समझ में। अभी देखिए एक 39A है सबमिशन ऑफ रिटर्न। मानिए कि किसी कंपनी को मानिए एग्जेम्पशन मिल गया, ठीक है। एग्जेम्पशन का एक टाइम लिमिट होता है, ये भी ध्यान रखिए कि जब ये एप्लीकेशन मिला ना आरपीएफसी को, जब ये मिला कंपनी के द्वारा कि सर मुझे एग्जेम्पशन कर दीजिए ईपीएस स्कीम से, तो उसके 6 मंथ के अंदर में जो है ना एग्जेम्पशन या तो मिल जाना चाहिए या नहीं मिल, जो भी होगा उसका डिसीजन हो जाना चाहिए 6 मंथ के अंदर में। 6 मंथ टाइम लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। अगर अदर केसेस नहीं हो, अदर कोई मतलब एक्सेप्शन भी है इसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन 6 मंथ के अंदर में, अगर 6 मंथ के अंदर में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया तो उस कंपनी को एग्जेम्प्ट माना जाएगा, कि नहीं आया समझ में, ये याद रखना है बस। 39A पारा में बताता है सबमिशन ऑफ रिटर्न। मानिए किसी कंपनी को एग्जेम्पशन मिल गया ना, तो उस कंपनी को एग्जेम्पशन मिल गया है तो अब क्या करेगा वो जो है ना, हमेशा जो है जो हमारे कमिश्नर है इसको जो है मंथली एक रिटर्न भेजेंगे कि देखिए सर हमारे पास सब कुछ सही से चल रहा है, ठीक है। उसी को फॉर्म ए में भेजता है वो कंपनी, ठीक है। लिखा हुआ है द एम्प्लॉयर ऑफ द एग्जेप्टेड एस्टेब्लिशमेंट। जो एग्जेप्टेड एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, या क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, क्या होता है जब एग्जेप्टेड होता है ना कंपनी, तो वहाँ एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का भी गठन होता है, ठीक है। मैं कभी इसको डीप में उतना जाना नहीं है, वहाँ भी एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन होता है। हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी नहीं समझिएगा इसे, ये एम्प्लॉयर का बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है। जब कभी एक कंपनी जो है ना एग्जेम्प्टेड होता है ना, तो वहाँ पे जो है वो लोग अपना एक स्कीम बनाते हैं, उस स्कीम को कंट्रोल करने के लिए, उस स्कीम का सब कुछ करने के लिए एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी वहाँ बनाया जाता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 39A में जो है सबमिशन ऑफ रिटर्न की बात करते हैं। जो भी कंपनी जो है एग्जेम्प्टेड हो गया ना, तो हमारे कमिश्नर को जो है रिपोर्ट देते हैं हर महीना, ठीक है, कि सर यहाँ सब कुछ सही से चल रहा है, ये सब एम्प्लॉय है इस लोग का, ये सब चल रहा है। अभी देखिए मैं टेबल सी आपको दिखाने वाला था। देखिए टेबल सी क्यों दिखा रहा था आपको, कि देखिए मैं बता रहा था कि पेंशन, ठीक है, पेंशन की बात कर रहा था कि मानिए किसी पर्सन का डेथ हो गया, ठीक है, डेथ इन सर्विस हो गया, ठीक है। अब उस पर्सन को जो है, ठीक है, उस पर्सन को जो डेथ हो गया ना, तो अब उसके फैमिली को पेंशन जाएगा ना, तो उसी के बारे में टेबल सी दिखाता है। टेबल सी दिखाता है कि मानिए उसके लास्ट में सैलरी एट द टाइम ऑफ डेथ, डेथ के टाइम पे जो सैलरी है वो कितना था, और उसके इक्विवेलेंट विडो पेंशन कितना बनेगा। जैसे मानिए कि अगर उसका सैलरी 300 से कम था तो उसके विडो को पेंशन, अभी के ये मैं लास्ट पेज मुझे लेना चाहिए था, मैंने फर्स्ट पेज ले लिया। देखिए सिंपल सा है, अगर 15,000 अगर मानिए डेथ के समय उसका सैलरी था ना, तो उसको 2901 रुपया पेंशन बनता है, ठीक है, उसके विडोवर को, ठीक है। ये कैलकुलेट हमारा सिस्टम करता है, ठीक है, कि नहीं आया समझ। तो ईपीएस स्कीम में इतना ही, मैंने आई थिंक सब कुछ बता दिया आपको कि ईपीएस में क्या सब होता है, कैसे पेंशन मिलता है, कैसे पेंशन कैलकुलेट किया जाता है, सब कुछ आई थिंक बता दिया। तो थैंक यू एवरीवन।